गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग 1935 के अधिनियम की विशेषताओं पर चल रहे हैं। लास्ट टर्म पर अपन लोगों ने देखा था क्या सेफगार्ड्स और रिजर्वेशंस 1935 के अधिनियम में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने साम्राज्य की हिफाजत के लिए किए गए थे। और उस समय जो नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे उन लोगों ने इसकी डिफरेंट बेसिस पर आलोचनाएं करी थी। आज अपन लोग जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता या प्रांतीय स्वराज्य की अवधारणा का। 1935 के अधिनियम की जो एक सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत करके इसके स्थान पर एक नई संवैधानिक व्यवस्था को लागू किया गया। अब प्रांतीय स्वायत्तता से क्या अर्थ है या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से क्या अभिप्राय है, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से जो सीधा सा अभिप्राय है वो ये है कि प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, जिसमें रक्षित और हस्तांतरित विषयों के बीच का जो विभाजन था उसे समाप्त कर दिया। मीन्स जो रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स का डिवीजन किया गया था 1919 के अधिनियम के माध्यम से उसे अब समाप्त कर दिया गया था और प्रांतों को एक पृथक वैधानिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया और उन पर से केंद्र के नियंत्रण को कम कर दिया गया। अब जो प्रोविंशियल लिस्ट से जुड़े हुए विषय थे, जो प्रांतीय विषयों पर केंद्र का जो हस्तक्षेप था, केंद्र के हस्तक्षेप को कम कर दिया गया। बिना केंद्र के हस्तक्षेप के उन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता के दो अर्थ लगाए जाते हैं। एक, प्रांतीय क्षेत्र में ऐसा शासन जिस पर जनता के द्वारा निर्वाचित मंत्रियों का ही नियंत्रण हो। दूसरा, प्रत्येक प्रांत को अपने क्षेत्र में बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता मिले। संयुक्त संसदीय समिति ने प्रांतीय स्वराज्य के बारे में कहा था कि एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत प्रत्येक गवर्नर के प्रांत में अपनी कार्यपालिका और विधानमंडल होंगे, जिन्हें अपने पारिभाषिक क्षेत्र में अनन्य अधिकार प्राप्त होंगे और उसमें वे केंद्रीय शासन और विधानमंडल से अधिकांशतः स्वतंत्र होंगे। इस प्रांतीय स्वायत्तता की कुछ विशिष्ट खासियतें थीं, जिसमें सबसे पहला हम लोग लेंगे कि प्रांत की जो कार्यपालिका शक्ति थी वो सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर में सन्निहित थी। इस गवर्नर को सहायता देने के लिए, परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया था। गवर्नर को प्रशासनिक कार्यों में स्व विवेक की शक्तियां प्राप्त थीं। इन विषयों में वह मंत्रियों से परामर्श नहीं करता था। गवर्नर को कुछ विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं और इस मामले में गवर्नर को मंत्रियों से परामर्श लेना अनिवार्य तो था, लेकिन इनके व्यक्तिगत संबंध के जो निर्णय थे, जो व्यक्तिगत निर्णय थे, उसके द्वारा वह उन्हें किसी भी प्रकार का आदेश दे सकता था, जिसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि इन मामलों में गवर्नर को मंत्रियों से परामर्श लेना अनिवार्य था, लेकिन उन परामर्शों को मानना जरूरी नहीं था। इसी प्रकार से जिन मामलों में गवर्नर को स्वविवेकी और व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियां प्राप्त नहीं थीं, उनमें मंत्रियों को शासनभार सौंपा गया था। मंत्री अपने सभी कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति जिम्मेवार थे। प्रत्येक प्रांत में पहले से अधिक व्यापक मताधिकार के आधार पर